नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये लास्ट लेक्चर है हमारा, और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम के द्वारा आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र का न्यायाधिकार का मतलब है कि किस तरीके से इसको संयुक्त राष्ट्र को न्यायीकृत है वो किया जाए। पूरे पैमाने पर इसको समझना, इसको जानना सबसे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ सालों के अंदर इसके विस्तार की जो परिसंरचना है वो अपनाई जा रही है। तो इसके जब 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2005 में सितंबर के अंतर्गत इसके जो 27 जितने भी सदस्य जो देश थे, इन्होंने एक बैठक की, और बैठक के बाद इसको रेलेवेंट और प्रासंगिक बनाने के लिए, इसके कदम उठाने के लिए कुछ चीज़ों का जो उल्लेख है वो किया था। जिसके सबसे पहले था कि शांति स्थापना आयोग का गठन वो किया जाए। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार बनाने में असफल हो जाता है तो विश्व बिरादरी उसका उत्तराधिकारी ले इस बात की स्वीकृति है वो अपनाई जानी चाहिए। मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो शताब्दी के अंदर जो विकास का लक्ष्य हासिल है वो किया जाता है। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, यानी कि जिस भी किसी जो आतंकवाद की जो परिणति है उसको समाप्त किया जाए। एक लोकतंत्र कोष का जो गठन है वो किया जाए, जो सभी देशों के लिए जो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए उसका जो उपयोग है उस कोष का किया जा सके। ट्रस्टीशिप न्याय परिषद को समाप्त करने पर सहमति। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जो ये सारे मुद्दे उठाए गए थे वो बड़े पेचदार थे, और शांति स्थापन करने के लिए आयोग को इन सदस्य देशों के लिए अपनाया गया कि किस तरीके से इसका बचाव किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के अंदर जो झगड़े हैं वो बढ़ रहे थे, और उसके अंतर्गत आयोग का इसमें दखल देना बड़ा ज़रूरी है वो हो जाता है। तो उनके लिए ये देखा गया था कि किस तरीके से इन झगड़ों के अंतर्गत जो आयोग को दखल है वो देना चाहिए, और क्या उसको उचित है, वो कहाँ तक संभव है इसको माना जा सकता है। और यह भी सवाल पूछा गया कि विश्व बिरादरी के अंदर जो आयोग है उसकी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जानी चाहिए, जिसके माध्यम के दे, यानी कि आयोग गठन होने के बाद भी जब एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर अतिक्रमण किया जाता है, युद्ध किया जाता है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी फिर। और मानवाधिकार आयोग क्या, और इस बात का कौन तय करेगा कि मानवाधिकार का उल्लंघन है वो हो रहा है, किस तरीके से लोगों के द्वारा उसके अधिकारों का उल्लंघन है वो किया जा रहा है। मानवाधिकार के द्वारा एक मानवीय व्यवहार किसी देश, राज्य या पर्सन के साथ किया जाता है तो उसे इस कैटेगरी के अंदर शामिल है वो किया जाता है। और जब मानवाधिकार अधिकारों की उल्लंघन हो जाए तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए, इसके लिए तय कौन करेगा कि अगर ये जो चीज़ें अपनाई गई है उसके माध्यम के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन है वो माना जाएगा। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बड़ी निराशकारी है, और किस तरीके से इसको विकास हासिल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात सतत विकास लक्ष्य है, यानी कि सतत विकास का मतलब ये होता है कि बिना पर्यावरण या किसी चीज़ को हानि पहुंचाए हुए हम अपना जो डेवलपमेंट है वो विकास कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत उन चीज़ों या प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसका उपयोग है वो कर सकें। तो जितने भी ये महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको बनाए रखने के लिए किस तरीके से इसको प्रेरित है वो किया जा सकता है, और कहाँ तक ये जो मानक बनाएंगे उसको व्यवहारिक रखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, और न किसी विशेष देश के साथ इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आतंकवाद की घटना तो ऐसी है जिसको किसी भी देश के साथ कब घटित हो जाए किसी के साथ कोई पता नहीं है। इवन के अमेरिका है, इंग्लैंड है, जो सबसे डेवलपमेंट कंट्री है, उन्हीं के अंदर देखा जा सकता है कि कुछ घटनाएं हैं वो आतंकवादियों द्वारा अपनाई गई हैं, और उनके साथ ऐसा जो स्वरूप है वो अपनाया गया है। तो अब आगे आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत में सुधार और भारत, यानी कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार
और भारत की उसकी जो पहल है या उसकी परिणति है वो देखी जा सकती है। तो भारत ने हमेशा से ही इसके बदलाव के अंदर जो समर्थन है वो किया है, और जिस तरीके से भारत इसमें जो मजबूती के साथ बदलाव चाहता है, इसकी में एक्टिव भूमिका भी निभाई है, क्योंकि भारत उन सदस्य देशों में से है जिसमें प्रमुख सदस्य देशों में है जिसके अंतर्गत इसको है वो भारत ने अपना लिया गया था। तो किस तरीके से सहयोगपूर्ण रवैये के द्वारा भारत की जो दिशा है वो अपनाई जा सकती है, और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो शर्तें अपनाई गई है, भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर है वो देखा जा सकता है। तो भारत की एक अन्य जो बात बताई गई है वो सुरक्षा परिषद की स्थायी जो सुरक्षा परिषद उसको लेकर बनाई गई है। जिस तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, शुरुआती समय काल से जब 51 से लेकर आज 193 इसकी सदस्य संख्या वो देखी जा सकती है। तो फिर सुरक्षा परिषद की जो प्रतिनिधित्व है उसको किसी भी तरीके से बढ़ाने का, विस्तार करने का जो तरीका है वो चरितार्थ है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विश्व के अंदर जो भागीदारी है सदस्य देशों की बढ़ रही है, उसी तरीके से इसके जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व है वो हासिल होना चाहिए, और विश्व बिरादरी के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन भी मिल रहा है, जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है वो होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो सदस्य देशों के अलावा जो संयुक्त राष्ट्र के जो अन्य जो सदस्य देश हैं, जो टेम्परेरी सदस्य संख्या वो 1965 में 11 से बढ़ाकर जो 15 है वो कर दी गई थी अस्थायी सदस्यों की संख्या, और स्थायी संख्या है वो परमानेंट है वो 5 ही है। तो जिस तरीके से इसका आकार बढ़ रहा है उसके माध्यम के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाए जाने की जो अहमियत है वो भारत ने इसका हस्तक्षेप करने की कोशिश वो की है, क्योंकि मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो देश आते हैं वो विकसित देश ही आते हैं, और इसमें अन्य देशों की जो प्रतिनिधित्व है वो किसी भी तरीके से उसको शामिल है वो नहीं किया गया। तो भारत ने हमेशा ही सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या के अंतर्गत जो बढ़ोतरी का समर्थन किया है, और उसका पिछले काफ़ी समय से ये तर्क भी रहा है कि सुरक्षा परिषद की जो गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, और उससे के अंतर्गत इसका जो सदस्य देशों की जो संख्या है उसका पुनर्गठन है वो किया जाना चाहिए, यानी कि सदस्य संख्या के अंतर्गत इसका जो प्रतिनिधित्व है वो और सदस्य देशों को दिया जाना चाहिए। और आगे कि किस तरीके से भारत का सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य बनने के लिए अग्रेसिव वो देखा जा सकता है। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो कुल जनसंख्या एक 5वां हिस्सा है वो भारत, जो विश्व का एक 5वां हिस्सा वो इसमें निर्भर है, और भारत का विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। तो शांति बहाली के लिए जितने भी प्रयास किए गए उसमें जो भारत की भूमिका रही है वो खास एक्टिव तरीके से इसने जो भूमिका निभाई है, उसके माध्यम के द्वारा जो भारत की जो आर्थिक शक्ति है वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में जो डेवलपमेंट है वो उसने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अंदर काफ़ी अधिक उन्नति वो की है। तो जितना भी अपना जो योगदान है वो काफ़ी एक प्रतीकात्मक रूप से जो सदस्य संख्या के रूप में जो सुरक्षा परिषद का जो भारत है वो इसकी जो भूमिका वो काफ़ी एक्टिव तरीके से निभा रहा है, और किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो माहौल है वो जिस तरीके से भारत में उसकी जो हिस्सेदारी है या उसका अहमियत है वो देखा जाता है, उसमें काफ़ी जो हिस्सेदारी है विदेशी मामलों के अंदर भी भारत का जो महत्व है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है वो देखा जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो आम सभा की बैठक के अंदर भारत की जो विदेश या प्रधानमंत्री के द्वारा बोले गए कथन को विश्व की अधिकतर न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइंस है वो मानी जाती है। तो देख सकते हैं कि भारत की जो अहमियत है वो काफ़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर देखी जा सकती है। इसी के अंतर्गत भारत की जो अपना प्रभुत्व है वो काफ़ी ताकतवर देश के रूप में इसने अपना प्रभाव है वो जमाया है, और भारत ये चाहता है कि सुरक्षा परिषद का जो सुरक्षा परिषद उसमें जो निषेधाधिकार का जो अधिकार है वो संपन्न देशों को भी बने हुए जो वीटो करने का अधिकार है, और भारत ये चाहता है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी बने और वीटो करने का अधिकार है वो भी भारत को मिलना चाहिए।
लेकिन कई बार ये जो भारत के पड़ोसी देश जिसमें पाकिस्तान और चाइना प्रमुख माने जा सकते हैं, वो सुरक्षा परिषद में भारत के 27 सदस्य बनने को लेकर काफ़ी दिक्कतें महसूस है वो करते हैं। और साफ तौर पर कई बार चाइना के द्वारा, मुख्य तौर पर चाइना के द्वारा भारत के सुरक्षा परिषद पर स्थायी सदस्य के रूप में चाइना के द्वारा काफ़ी वीटो का प्रयोग वो किया गया। तो इस तरीके से ही हम देख सकते हैं कि भारत का परमाणु हथियारों के रूप में भी संपन्न देश होना या बढ़ती हुई इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धौंस है, उसकी वजह से भी जो पड़ोसी देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उनके द्वारा काफ़ी परेशानी का हिस्सा वो बना हुआ है। लेकिन भारत ये मानता है कि भारत जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, ठीक उसी तरीके से ही जो अन्य देश है जिसके अंदर हम ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका को मान सकते हैं, उनको भी शामिल है सुरक्षा परिषद के अंदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना काफ़ी अधिक मात्रा में जो डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो डेवलपमेंट है वो किया है। और इसके माध्यम के द्वारा इस तरीके से भारत और उसके अन्य देशों के द्वारा इस तरीके से इसको शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सुरक्षा परिषद का जो दायरा है वो किसी एक चंद देशों के हाथों में न रहते हुए जो बाकी अन्य सदस्य देश है उनके प्रमुख सदस्य देशों के रूप में उनको चिन्हित है वो किया जाए, जिसमें वो भी एक अग्रेसिव और अग्रणी भूमिका है वो निभा सके। अब आगे आ जाता है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उसकी भूमिका वो किस तरीके से देखी जा सकती है और किस तरीके से इसको इंगित है वो किया जा सकता है। तो कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर भी ये आरोप है वो लगाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर किसी एक देश का जो प्रभुत्व है वो देखा जा सकता है। मुख्य तौर पे इसमें अमेरिका का अहम प्रभुत्व है वो देखा जा सकता है, क्योंकि सबसे अधिक कारगर जो एक्टिव भूमिका वो अमेरिका के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में देखी जा सकती है। तो क्या विश्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व जो अग्रणी है वो अमेरिका का पिछलुंगू बनकर इसकी भूमिका वो निभा सकता है, या इसको न्यूट्रल तरीके से इसको अपना कारगर है वो रखना चाहिए? यानी कि किसी भी तरीके से अमेरिका की मनमानी करने से संयुक्त राष्ट्र संघ क्या रोक पाया है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि ईरान इराक के ऊपर किया गया जो आक्रमण अमेरिका के द्वारा जो सैनिक कार्रवाई की गई है उसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ कभी भी एक्टिव भूमिका वो नहीं निभा पाया। और जिस तरीके से इसकी सैन्य शक्ति की बात की जा सकती है, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ या सोवियत संघ के अलावा इसकी जो गैर मौजूदगी है वो इसको सैन्य और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पे हम देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के अंतर्गत इसको महाशक्ति के रूप में अग्रसर वो किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इसकी अमेरिका की जो अनदेखी है वो नहीं की जा सकती। आगे है कि हम देख सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें अमेरिका का काफ़ी अधिक योगदान है वो देखा जा सकता है, जिसमें फाइनेंशियल जो सहायता है वो अमेरिका के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में संयुक्त राष्ट्र संघ को दी जाती है। तो किसी भी तरीके से उसकी अनुकूल परिस्थितियों के माध्यम के द्वारा अमेरिका का पिछलुंगू उल्लंघना संयुक्त राष्ट्र संघ का हम ये मान सकते हैं उसकी जो मजबूरी के तौर पे हम दे सकते हैं कि जिस तरीके से उसको पिछलुंगू है वो बनाया जाता है। और जितने भी वीटो करने की जो उसकी पावर होती है उसके द्वारा वो अपने अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय निषेधाधिकारी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, महासचिव के अंदर उसकी जो चयन की प्रक्रिया हो, चाहे अन्य किसी संसाधनों की जो प्रक्रिया हो, उसमें अमेरिका एक्टिव रूप से भूमिका वो निभाता है। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अमेरिका की शक्ति के ऊपर अंकुश है वो किसी तरीके से नहीं लगाया जा सकता, और हम ये पूरी तरह से मान सकते हैं कि अमेरिका है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका के एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में अमेरिका का जो पक्ष है वो लेता है, और किसी भी तरीके से इस संगठन की नीतियों और उनकी शक्तियों के द्वारा इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कई बार अमेरिका और नेता द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, और जिसमें ये बात मानने के लिए अग्रेसिव रहते हैं कि जहाँ विश्व के अधिकतर देशों यानी कि 190 देशों का जो राष्ट्र बनकर ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन बनाया गया है उसके अंतर्गत किसी एक देश की राजनीति का महत्व ना होते सभी देशों का जो एकजुट होना वो सबसे कारगर है वो माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वाशिंगटन के अंतर्गत यानी कि अमेरिका के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा
इसकी शक्ति को कंट्रोल करना नहीं माना जा सकता। लेकिन चाहे इसके रवैये को अगर अगर ऊपर देखा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अमेरिका का पिछलुंगा माना जाता है, जैसा अमेरिका के द्वारा कहा जाता है वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उसका जो नीतिगत फैसले वो ली जाती है। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से इसको मनगढ़ंत तरीके से हम इस कार्रवाई में नहीं माना जा सकता। इसमें औपचारात्मक रवैये के द्वारा इसका जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है वो दिया जाता है, क्योंकि कितने भी इसमें चाहे कमियां रही हों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कितनी भी कमियां रही हों, लेकिन फिर भी इसे दुनिया को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो माना जा सकता है। क्योंकि कुछ मुद्दों को अगर छोड़ भी दे, लेकिन फिर भी अधिकतर मुद्दों या इनके मसलों को आपसी बातचीत के द्वारा इसके हल करने की कोशिश है वो देखी जा सकती है। और वर्तमान समय में जिस तरीके से विश्व के अधिकतर देशों में न्यूक्लियर पावर जो एनर्जी प्राप्त कर ली है, उसमें जो रोल है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो काफ़ी अधिक महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि निरंतर बढ़ती हुई गतिशीलता और विवाद की स्थिति के अंतर्गत सिर्फ बातचीत के माध्यम के द्वारा ही एक ऐसा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत फैसले लेते हो और न्यूट्रल तरीके से कार्य करते हो, उन्हीं के द्वारा इस विवाद की स्थिति के अंतर्गत आने वाले तीसरे विश्व युद्ध को टाला जा सकता है। और जितने भी बिरादरी के जो नीतिगत फैसले हैं या उनके टकराव है या उनके मुद्दे हैं या उनके कुछ आपसी विवाद है, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरीके से जो न्यायाधिकार का क्षेत्र और भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका और उसका एनालाइज है वो हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।